जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का 30 डेज टारगेट में डे 10 करने वाले हैं। इसके पहले भी 9 डेज टारगेट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और ऊपर के साइड में आप देख पा रहे होंगे, ऊपर में टाइमिंग लिखा होगा। आप जिस भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो को आगे पीछे करके तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो है आज का हिस्ट्री से है। अरवाकी कुलुकायों के लोग जो है वो कहाँ रहते थे? आपके पास ऑप्शंस हैं। सही जवाब हो जाएगा कैरिबियाई द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका पुनर्जन्म। रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पुनर्जन्म होता है। पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली में आया था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं? सही जवाब हो जाएगा मूर्तियाँ, चित्र, मुद्रित पुस्तकें। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 में कि नव जागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यथार्थवाद की ओर मानवतावाद, तर्क की प्रधानता, और उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वेनिस, फ्लोरेंस, जेनवा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि यूरोप में पुनर्जागरण इनमें से क्या फ़ायदा हुए थे? यानी कि पुनर्जागरण से क्या फ़ायदा हुआ था, ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी को वीडियो रोक करके एक एक करके पढ़ लीजिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका लियोपोल्ड यानी लियोपोल्ड जो है वॉन राके कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन का इतिहासकार था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका जैकब वर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1860 में प्रकाशित हुई थी। पेट्रोक में रोम राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1341 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। कहा जा रहा है कि 11वीं सदी में इटली में कौन सी विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र था? सही जवाब हो जाएगा पडुआ और बोल्विया विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांते थे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कि पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? करेक्ट आंसर फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दांते और जोटो कलाकार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? तो जोटो ने जो चित्र बनाए थे वो थे आपका जीते जागते रूप चित्र बनाए थे, यानी जीते जागते रूप का चित्र बनाया था। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। कहा जा रहा है कि किन शताब्दियों का अंधकार का युग के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वीं से 9वीं सदी को अंधकार के युग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपर्दन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा लवण को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि अपक्षय किसके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा मृदा निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय का रूप है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भौतिक, रासायनिक और जैविक, इनमें से सभी। अगला सवाल है आपका कि भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा आपका तापमान। भौतिक अपक्षय के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है तापमान। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा दो महत्वपूर्ण तत्व जलवायु से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा तापमान एवं वर्षा। अगले सवाल पे आता है कि मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो मृदा का निर्माण जो है अपक्षय होगा, अपरदन होगा, निक्षेप होगा या फिर परिवहन होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपक्षय से संबंधित है। अगले सवाल पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय शीत प्रदेशों में क्रियाशील नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा भौतिक अपक्षय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन का कार्य नहीं बल्कि परिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अपरदन हुआ, जैसे मान लो ये मृदा अपरदन हुआ तो मिट्टी गिरा, तो इससे क्या होता है, लोग वहाँ पे अब नहीं रहेंगे, अब वहाँ से हट जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, तो विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर होता है। तो लौह खनिजों पर। किस पर होगा, तो लौह खनिजों पर होगा, क्योंकि लोहे की जो धातु वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट संपर्क करती है और उस पर जंग लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमकरण और पिघलन, ऑप्शन नंबर डी। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि जो मृदा का निर्माण होता है उसके लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका जनक शैल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रासायनिक अपक्षय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। रासायनिक अपक्षय में किसको आप सम्मिलित कर सकते हो, यहाँ पर इसका आंसर बताना है, तो ऑक्सीकरण को सम्मिलित कर सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका भूकंप। ठीक है, तो भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है वो भूकंप है। बाकी सब यहाँ देखिए बहता हुआ जल, पवन और हिमनद जो है वो भू आकृतिक प्रक्रिया का कारण है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल है लोकसभा कौन सा सदन है, ये आपको बतानी है। तो लोकसभा जो है वो प्रथम सदन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्यसभा कौन सा सदन होता है, आपको बतानी है, क्वेश्चन नंबर 33। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उच्च सदन और द्वितीय सदन, उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा। लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या कौन करता है, आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है आपसे राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किस आधार पर मनोनीत करता है। सही जवाब हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल इत्यादि के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि संसद किसकी अनुमति से राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन द्वारा लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक को सबसे पहले जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट है सवाल आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रस्तावित कानून के कच्चे प्रारूप को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधेयक कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तीनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनाव में कौन भाग लेता है वो आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वो भाग लेते हैं इसमें।
अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र सौंप देता है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा। तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र सौंपेगा वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो भी आपका 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि दोनों आपका सेम सेम है राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के लिए। अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करेगा। तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगले सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय महत्व के विषय पर परामर्श मांग सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 143। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो विभाग होते हैं उसका बंटवारा प्रधानमंत्री करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये जो करेगा आपका प्रधानमंत्री करेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की शुरुआत किस अभिभाषा के साथ शुरू होती है। तो कौन सी अभिभाषा के साथ शुरू होती है। तो ये होता है आपका राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेता है, कौन लेता है। तो ये जो भाग लेता है वो होता है आपका विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ के जो द्वितीय सदन होता है उसको सीनेट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल है आज का कि असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। इसका फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, असमूहित दो फॉर्मूला होता है। एक होता है असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए विचलन विधि से करना है, कल्पित माध्य विधि है। ठीक है, दो विधि यहाँ पे, विचलन और कल्पित, याद रखिएगा। और कल्पित की अगर बात करेगा तो यहाँ से जो आप माध्य निकालने के लिए जो सूत्र आपको होगा वो सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये भी सी ही होगा। ठीक है, दोनों को देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि समांतर माध्य से मदों की विचलन का योग सदैव क्या होगा। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि समांतर माध्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर जो कौन सा कथन सत्य होगा तो ऑप्शन नंबर बी, ये चरम मानों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है वो क्या है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की मध्य स्थिति पर आधारित होता है वो क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, माध्यिका उस चर का डैश मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, माध्यिका आंकड़ों को डैश बराबर भागों में बांट देती है। तो कितने बराबर भागों में बांटेगी, तो दो बराबर भागों में बांटेगी। माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। कैसे करते हैं व्यवस्थित, ये आपको बतानी है। तो दोनों, अवरोही क्रम में भी आरोही क्रम में भी। तो सी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कहा जा रहा है कि जब आंकड़ों का समुच्चय को उसके परिमाण के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्यवर्ती मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो मध्यवर्ती मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माध्यिका हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना है आपको। तो कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको बढ़ते क्रम में लगा लीजिए। 5, 7, 6, एक है तो एक पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में जब आप इसको सजाओगे तो जो आपका मिडिल पॉइंट आएगा, जो आपका जो बीच में आता है ना, तो वो कौन हो जाता है आपको बता नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आएगा 6, आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि आप देखो ना कितना नंबर है, 3, 3, 6, 3, 9। तो 4 इधर से हटेगा, है ना, 4 इधर से हटेगा, 4 इधर से हटेगा, 8 हट गया। तो बीच वाला पार्ट 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 के पहले देखिए 4 नंबर आपका आना चाहिए। तो 6 के पहले 4 नंबर कौन कौन आएगा, 5 आएगा,
4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। देखिए 4 नंबर आ गया ना। 4 नंबर 6 के पहले रहेगा, 4 नंबर 6 के बाद रहेगा, तो 6 आ जाएगा बीच में। दिए गए आप लोग माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको आप जो निकाल सकते हो तो इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए ना। 90, 100, 110, 120, 120, ये तो बढ़ा हुआ है, ठीक है। 2 इधर से 2 इधर से हटाइए, ठीक है। 2 टर्म इधर से 2 टर्म इधर से हट गया। एक काम कीजिए, 3 3 हटाइए, ठीक है। 3 3 टर्म हटाइए, 1 2 3 हटा इधर से और 3 इधर से हटा, बीच में क्या आ गया 120। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, कह रहा है आपसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका जो होती है वो आपका श्रृंखला के सभी मानों के प्रति संवेदी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माध्यिका होता है आंकड़ों का क्या, माध्यिका जो होता है वो आंकड़ों का क्या होता है वो आपको पता नहीं, केंद्रीय मदों के मान पर संकेंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए चतुर्थक वे मापक होते हैं जो आंकड़ों को डैश बराबर भागों में बांट देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चतुर्थक मतलब 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। शतमक वितरण को डैश बराबर भागों में बांटता है। शतमक, ठीक है। शतमक जो होता है परसेंटाइल, ठीक है। राइट आंसर इसका बताना है कि क्या होगा, तो 100 भागों में, यानी कि शतक। शतमक से आप क्या बोलो, शतक याद रखना, शतक मतलब 100, ठीक है। ये रखिए। निम्न चतुर्थक कहा जाता है, निम्न चतुर्थक कहा जाता है। चतुर्थक को, तृतीय को, द्वितीय को, प्रथम चतुर्थक को किसको कहते हैं ये आपको बता नहीं, करेक्ट आंसर प्रथम चतुर्थक को, ठीक है। उच्च चतुर्थक किसको बोलते हैं, एक होता है निम्न चतुर्थक, एक होता है उच्च चतुर्थक। तो उच्च चतुर्थक जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका तृतीय चतुर्थक को, ठीक है। चलिए, प्रथम चतुर्थक की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। कौन से सूत्र से प्रथम चतुर्थक की गणना की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं तृतीय चतुर्थक की गणना जो है वो किस सूत्र से की जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा ये सब सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने कितने डे को कंप्लीट किया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।